सद्दाम हुसैन, एक ऐसा नाम जिससे एक पूरा देश डरता था। उसने इराक को उठाया, सड़कें, स्कूल, ताकत सब कुछ दिया और उसी आदमी ने डर को कानून बना दिया। उसके शासन में विरोध नहीं होता था, विरोध खत्म कर दिया जाता था। एक तरफ नेता, दूसरी तरफ बगदाद का कसाई और अंत में वही आदमी जिससे दुनिया डरती थी, मिट्टी के नीचे छिपा हुआ मिला और फिर उसी आदमी को मौत की सजा सुनाई गई। आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी। 28 अप्रैल 1937 इराक के तिक्रीत शहर के पास स्थित अल अफजा नामक एक छोटे से गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन अब्दुल मजीद अल तिक्रीती। लेकिन यह जन्म किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि त्रासदी की निरंतरता की तरह था, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मां सुबह तुल्फा, जो पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुकी थी, मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी थी कि उसने गर्भावस्था के दौरान आत्महत्या का प्रयास तक किया। लेकिन परिस्थितियों ने उसे जीवित रखा और उसी के साथ इस बच्चे को भी, जो आगे चलकर मध्य पूर्व की राजनीति का सबसे विवादास्पद चेहरा बनने वाला था। हालांकि जन्म के बाद भी उसके जीवन में स्थिरता नहीं आई, क्योंकि 1940 में जब उसकी उम्र केवल 3 वर्ष थी, तब उसे आर्थिक मजबूरी के कारण उसके मामा खैर अल्लाह तल्फा के पास बगदाद भेज दिया गया, जो एक पूर्व सैनिक और कट्टर राष्ट्रवादी थे और जिनकी विचारधारा ने बचपन में ही सद्दाम के मन में सत्ता और राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। लेकिन 1941 में ब्रिटिश समर्थित सरकार के खिलाफ असफल तख्तापलट के कारण जब उसके मामा को जेल भेज दिया गया, तो वह वापस अपनी मां के पास तिक्रित लौट आया, जहां उसका सामना उसके सौतेले पिता इब्राहिम अल हसन से हुआ, जिनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था, जो उसे लगातार मारते पीटते, भूखा रखते और यहां तक कि उसे चोरी करने के लिए मजबूर करते। और यही वह वातावरण था जिसने उसके भीतर संवेदनाओं को कुचलकर एक ऐसी कठोरता और आक्रोश को जन्म दिया जिसने आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को परिभाषित किया। क्योंकि 1947 में जब उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, तब वह इस हिंसा से बचने के लिए घर से भागकर फिर से बगदाद अपने मामा के पास चला गया। 1955 में जब सद्दाम की उम्र लगभग 18 वर्ष थी और वह बगदाद में कानून की पढ़ाई कर रहा था, तब उसकी मुलाकात उस विचारधारा से हुई जिसने उसके जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल दिया। क्योंकि इसी समय उसने अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि पूरे अरब विश्व को एकजुट करके एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना और पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करना था। और यह विचार उसके भीतर इतनी गहराई से बैठ गया कि उसने अपनी व्यक्तिगत पहचान को भी इसी विचारधारा के साथ जोड़ लिया। लेकिन इस विचारधारा के साथ एक और चीज आई जो कहीं अधिक खतरनाक थी, और वह थी सत्ता के लिए हिंसा को एक वैध साधन मान लेना। क्योंकि 1958 में जब इराक में 14 जुलाई की क्रांति के दौरान राजा फैसल द्वितीय को हटाकर अब्दुल करीम कासिम सत्ता में आए और उन्होंने सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया, तब यह स्थिति शीत युद्ध की राजनीति का हिस्सा बन गई, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इराक पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। और इसी टकराव के बीच बाथ पार्टी और सद्दाम हुसैन जैसे युवा कार्यकर्ताओं ने सत्ता को बदलने के लिए हिंसक रास्तों को अपनाने का निर्णय लिया। 7 अक्टूबर 1959, स्थान बगदाद की अल रशीद स्ट्रीट और उम्र केवल 22 वर्ष, जब सद्दाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम के काफिले पर घात लगाकर हमला करता है और गोलियों की बौछार कर देता है, जिसमें प्रधानमंत्री तो बच जाते हैं लेकिन उनका ड्राइवर मारा जाता है और स्वयं सद्दाम के पैर में गोली लगती है। और यह घटना केवल एक असफल हत्या का प्रयास नहीं थी, बल्कि यह वह निर्णायक क्षण था जब सद्दाम ने राजनीति और हिंसा के बीच की अंतिम रेखा को पार कर लिया। क्योंकि इस घटना के बाद वह रातों रात इराक का सबसे वांटेड व्यक्ति बन गया, जबकि दूसरी ओर आम जनता के एक वर्ग के लिए वह एक ऐसे साहसी युवक के रूप में उभरा जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सत्ता को चुनौती दी। और यही दोहरी छवि, एक तरफ क्रांतिकारी और दूसरी तरफ अपराधी, आगे चलकर उसके पूरे जीवन की पहचान बनने वाली थी।
1959 से 1963 के बीच का समय, जब सद्दाम पहले सीरिया और फिर मिस्र के काहिरा शहर में रहा, केवल एक भागे हुए व्यक्ति का छिपने का दौर नहीं था, बल्कि यह वह चरण था जिसमें उसने अपनी राजनीतिक समझ को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित किया। क्योंकि काहिरा में रहते हुए उसने कानून की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन इस साथ उसने बाथ पार्टी के नेटवर्क को मजबूत किया, क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क स्थापित किए और शीत युद्ध की राजनीति में अमेरिका की भूमिका को समझा। और यही वह समय था जब वह पहली बार एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बना। 1963 में सद्दाम हुसैन इराक वापस लौटा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1964 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और यह वह समय था जब अधिकांश लोग टूट जाते हैं, लेकिन सद्दाम ने इस समय को अपनी वैचारिक और रणनीतिक तैयारी में बदल दिया, क्योंकि उसने जेल में रहते हुए हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाहों के जीवन और उनके सत्ता संचालन के तरीकों का अध्ययन किया। और फिर 1966 में उसने जेल से भागकर एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियों में खुद को सक्रिय कर लिया। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। सद्दाम केवल सत्ता हासिल करने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि वह यह भी समझ चुका था कि सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि नियंत्रण, वफादारी और भय का संतुलन आवश्यक होता है। और इसी दौरान उसने अपनी चचेरी बहन सजिदा तलफाह से विवाह किया, जो उसके मामा की बेटी थी। और यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। 1968 बगदाद, जब एक और तख्तापलट के माध्यम से अहमद हसन अल बक्र इराक के राष्ट्रपति बनते हैं और सद्दाम हुसैन को उपराष्ट्रपति की भूमिका मिलती है, लेकिन वास्तविक शक्ति धीरे धीरे उसके हाथों में केंद्रित होने लगती है। और इसी दौर में उसने 1972 में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे इराक तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार हुए और देश मध्य पूर्व के सबसे विकसित देशों में गिना जाने लगा। लेकिन इसके साथ ही नियंत्रण और भय का तंत्र भी मजबूत होता गया। 16 जुलाई 1979, जब सद्दाम हुसैन की उम्र 42 वर्ष थी और उसने आधिकारिक रूप से इराक के राष्ट्रपति पद को संभाला, तब उसने बहुत कम समय में यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण की शुरुआत है। क्योंकि 22 जुलाई 1979 को उसने लगभग 400 शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनमें से 68 लोगों को गद्दार घोषित करते हुए एक एक करके उनके नाम पढ़े, जिन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में उनमें से 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस पूरी घटना का प्रसारण टेलीविजन पर किया गया, ताकि पूरे देश को यह संदेश दिया जा सके कि अब सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथों में है और उसके खिलाफ खड़ा होना केवल राजनीतिक जोखिम नहीं, बल्कि जीवन का अंत है। इसी क्षण से सत्ता केवल एक पद नहीं रही, बल्कि एक ऐसा तंत्र बन गई जिसमें भय, वफादारी और पूर्ण नियंत्रण एक साथ काम करने लगे। और सद्दाम ने यह सुनिश्चित किया कि शासन का हर स्तर अंततः उसी के नियंत्रण में रहे। साल 1980, जब सद्दाम हुसैन ने यह फैसला लिया कि वह ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि उसे लगा कि हाल ही में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान कमजोर है और यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 22 सितंबर 1980 को इराकी सेना सीमा पार करती है, यह साफ हो जाता है कि यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष बनने वाला है जो दोनों देशों को सालों तक निगल जाएगा। क्योंकि ईरान की जनता खुद सड़कों पर उतर आती है और यह युद्ध धीरे धीरे एक ऐसी आग में बदल जाता है जो 1980 से 1988 तक लगातार जलती रहती है। और अंत तक न तो कोई जीत होती है और न ही कोई जमीन मिलती है, बल्कि पीछे बचता है केवल कर्ज, तबाही और लाखों मौतें। इसी दौरान देश के भीतर भी एक और अभियान चल रहा था, अनफाल अभियान, जिसका लक्ष्य उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्रों को नियंत्रित करना था, जिसमें हजारों गांवों को नष्ट किया गया, लाखों लोगों को विस्थापित किया गया और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई। और यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित दमन था। साल 1982, स्थान दुजैल, जब सद्दाम हुसैन के काफिले पर हमला होता है, वह इस हमले से बच जाता है, लेकिन यह घटना उसके शासन के लिए एक सीधी चुनौती बन जाती है। इसके तुरंत बाद दुजैल क्षेत्र को सुरक्षा बलों द्वारा घेर लिया जाता है और कार्रवाई केवल हमलावरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे क्षेत्र को संदेह के दायरे में ले लिया जाता है, जहां सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है।
इसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं और अंततः 148 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है। यहाँ एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। अब दंड केवल अपराधी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे समुदाय के लिए एक संदेश बन गया। साल 1988, स्थान हलाब्जा। जब इस क्षेत्र पर हमला किया जाता है, लोग इसे एक सामान्य बमबारी समझते हैं, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति बदल जाती है। रासायनिक गैस वातावरण में फैलती है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, आंखों में जलन होती है और शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही गिरने लगते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है और करीब 5000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि यह वह क्षण था जब युद्ध ने अपनी मानवीय सीमाएं पार कर दी। और जब इसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए किस स्तर तक कदम उठाए जा सकते हैं। ईरान इराक युद्ध के बाद सद्दाम हुसैन खुद को एक विजेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इराक आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था और उस पर कुवैत और सऊदी अरब का भारी कर्ज था। सद्दाम का मानना था कि कुवैत तेल उत्पादन बढ़ाकर कीमतों को गिरा रहा है, जिससे इराक की स्थिति और खराब हो रही है। इसी सोच के साथ उसने 1990 में कुवैत पर हमला करने का निर्णय लिया। यह केवल सैन्य कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक दांव था। कर्ज से राहत पाने, तेल संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने और खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास। लेकिन यही निर्णय आगे चलकर उसके खिलाफ सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कुवैत पर कब्जे के बाद सद्दाम को उम्मीद थी कि यह एक सीमित संघर्ष रहेगा, लेकिन इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 30 से अधिक देशों का गठबंधन उसके खिलाफ खड़ा हो गया। जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। हवाई हमलों ने इराक की सैन्य और आर्थिक संरचना को तेजी से कमजोर कर दिया और सद्दाम के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कुवैत से लौटते समय तेल कुओं में आग लगाने का निर्णय भी उसी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इससे उसकी छवि और अधिक आक्रामक बन गई। यह केवल हार नहीं थी, यह वह क्षण था जब सद्दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया। युद्ध के बाद सद्दाम सत्ता में बना रहा, लेकिन देश भीतर से कमजोर होता गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण दवाइयों की कमी, खाद्य संकट और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरावट ने आम लोगों के जीवन को कठिन बना दिया। इसके बावजूद सद्दाम ने अपने नियंत्रण को बनाए रखा। उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया और अपनी छवि को मजबूत करने के लिए व्यक्तित्व पूजा को बढ़ावा दिया। पोस्टर, मूर्तियां और भाषणों के माध्यम से खुद को एक अडिग नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इसी दौरान उसके खून से कुरान लिखवाने का दावा भी सामने आया। यह एक ऐसा दौर था जहां देश कमजोर हो रहा था, लेकिन सत्ता पहले की तरह ही केंद्रीकृत बनी रही। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि वहां व्यापक विनाश के हथियार मौजूद हैं। इस बार सद्दाम पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर स्थिति में था। युद्ध तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। सद्दाम की सरकार गिर गई और वह अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गया। अब वह शासक नहीं था, बल्कि एक खोजा जा रहा व्यक्ति बन चुका था। 13 दिसंबर 2003 को तिक्रित के पास अद्दौर में सद्दाम हुसैन एक भूमिगत छिपने की जगह से पकड़ा गया। वही व्यक्ति जिसने वर्षों तक पूरे देश पर नियंत्रण रखा था, अब एक संकरे गड्ढे में छिपा हुआ मिला। उस पर मुकदमा चला, जिसमें दुजैल मामला प्रमुख था। अदालत में उसने अपने फैसलों का बचाव किया, लेकिन अंततः 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दे दी गई। उसकी मृत्यु के साथ उसका शासन समाप्त हुआ, लेकिन उसके फैसलों के परिणाम लंबे समय तक बने रहे। सद्दाम हुसैन की कहानी केवल एक शासक के उदय और पतन की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस शक्ति की भी कहानी थी जो जब बिना नियंत्रण के एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो वह केवल शासन नहीं करती, वह भय को व्यवस्था में बदल देती है। उसकी क्रूरता किसी एक घटना तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसके पूरे शासन में फैली हुई थी, जहां विरोध को समाप्त किया गया, समुदायों को दंडित किया गया और सत्ता को बनाए रखने के लिए हर सीमा पार की गई। अंत में उसका पतन केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी भी था कि जब सत्ता जवाबदेही से दूर हो जाती है, तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है।